हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं। तो पहले देखेंगे केमिकल चेंजेस रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं? तो केमिकल चेंजेस वैसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के पश्चात पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में कोई पदार्थ या तो कोई भी पदार्थ जो है वह अगर परिवर्तन हो जाता है केमिकल चेंज में, तो उसे हम पुनः उसी पदार्थ में उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे में दूध को जब दही बन जाता है, दूध को जब दही बना दिया जाता है तो दही से फिर दूध पुनः नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे अवस्था में तो ऐसे पदार्थ जो अपने गुण को त्याग कर किसी अलग तरह के गुण जब वह धारण कर लेता है, तो उस गुण को पुनः हम पिछले जो पुनः पहले जो गुण था उसी गुण के द्वारा उसी गुण में वापस नहीं लाया जा सकता। इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और उसके बाद जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने के पश्चात पुनः लोहे को पुनः पहले की जैसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसे परिवर्तन के पश्चात भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में हो जाएगा मोम का पिघलना, तो मोम पिघल जाता है तो पुनः उसे फिर मोम बनाया जा सकता है, पुनः उसे बनाया जा सकता है मोम, तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी को जब पानी में मिला दिया, चीनी को और पानी दोनों आपस में मिल जाए तो उसके बाद जब मिल जाता है तो उसे फिर अलग अलग किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना कैसे? जब बर्फ अगर बन जाए और वह पिघल जाए तो पुनः उसे बर्फ बना सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद अगला है भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद अगला है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर किसी नए गुण वाले अलग पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिलता है तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो यह जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिला तो एक नए गुण वाले पदार्थ बना, जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद दूसरा आते हैं जैसे में CaCO3। तो CaCO3 जब टूटता है तो एक अलग अलग तरह के अम्ल का अलग अलग तरह पदार्थ बनाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए CaO बनता है और CO2 का निर्माण होता है। तो आगे चलेंगे, जब CaO टूटा तो CaO बनता है, CaCO3 टूटा तो CaO बनता है और CO2 बनता है। जैसे इसमें जो है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब टूटता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, अब जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है तो उसके पश्चात कुछ विशेषताएं होती है। तो पहला है गैस की उत्पत्ति। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसमें कभी कभी गैस की उत्पत्ति होता है और कभी कभी अवक्षेप बनता है, और उसके बाद कभी कभी जो होता है रंग में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति कैसी होती है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके पश्चात मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उसमें गैस उत्पन्न होता है। जैसे पहला, जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। उसके बाद दूसरा है जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यह हो गया गैस की उत्पत्ति। और दूसरा होता है अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनना कैसे होता है?
तो अवक्षेप वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे में एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं रंग में परिवर्तन। तीसरा है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या होता है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो पदार्थों के रंग में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे में उदाहरण के लिए जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग में थोड़ा नींबू का रस डालने पर उसका रंग जो है बैगनी रंग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसमें हो जाता है, इसलिए यह क्या होता है? तो रंग में परिवर्तन होता है। चौथा हो गया ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन कैसे होता है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे में एक परीख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड और अमोनिया एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया के मिश्रण पर ताप का हो जाता है, घट जाता है। जब इसका ताप घट गया मतलब ताप का परिवर्तन हो रहा है, कभी घट रहा है और कभी बढ़ रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसे ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में चेंजिंग होता है। अभिक्रिया की विशेषता में आ गया ताप में परिवर्तन। उसके बाद होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या है? जैसे में अवस्था होता है तीन अवस्था होता है ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्थाएं होती हैं जिसमें से इसकी अवस्था में जैसे कोई पदार्थ ठोस में है तो वह क्या हो जाता है? वह द्रव में हो जाएगा। अगर कोई पदार्थ द्रव में है तो गैस में भी चेंजिंग हो सकता है। तो इस तरह की अवस्था में जो परिवर्तन होती है उसे हम अवस्था में परिवर्तन करते हैं। जैसे में कुछ रासायनिक, जैसे में मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग जो होता है वो वाष्प हो जाता है, वाष्पित रूप में पिघलकर वाष्प हो जाता है। उसके बाद कुछ जो भाग होता है पिघल जाते हैं। तो पिघलने वाला भाग उसको तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अवस्था उसका, जैसे में यह ठोस अवस्था में था तो उसके बाद द्रव अवस्था में हुआ और उसके बाद फिर गैस अवस्था में चेंज हो गया। तो इस तरह की अवस्था में परिवर्तन होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो केमिकल इक्वेशन तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब संक्षिप्त रूप में, जैसे में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन नहीं लिख के H2 लिखें और क्लोरीन को क्लोरीन न लिख करके Cl2 लिखें, तो इस तरह से इसके संकेत को H2 मतलब हाइड्रोजन का संकेत होता है H और क्लोरीन का संकेत होता है Cl। इस तरह से दोनों जब मिल गया तो एक HCl का निर्माण किया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसमें जो हाइड्रोजन का संकेत है H2 और क्लोरीन का संकेत Cl और दोनों को मिला दिए तो HCl का निर्माण हुआ। तो यह HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत होता है HCl। तो इस तरह के संकेतों और सूत्रों की सहायता से किसी समीकरण को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण होता है। मतलब किसी पदार्थ को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद इसमें रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन है जिसमें संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण होते हैं जिसके दोनों तरफ की संख्या होती है, दोनों तरफ के परमाणु, दोनों तरफ के जो भी समीकरण में जो तत्व होते हैं उसके दोनों परमाणु संख्या जो होती है अलग अलग होती है। मतलब दोनों मैच नहीं करता, मतलब दोनों समान नहीं होते। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसमें कुछ हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसमें पढ़ेंगे प्रतिफल और अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। तो अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है? इसमें पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया में। तो अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है? अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल?
तो यहाँ पे अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो भाग ले रहा है इसे हम अभिकारक कहते हैं, मतलब अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इस ऐसे तत्व को हम अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन जाता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन जाता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल को तीर चिन्ह के बाद लिखा जाता है और अभिकारक को तीर चिन्ह के पहले लिखा जाता है। इस तरह से इसे हम अभिकारक कहते हैं और इस तरह इसे हम अभिकारक कहते हैं और इसे हम प्रतिफल कहते हैं, इसे हम प्रतिफल कहते हैं।